नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज बहुत शानदार टॉपिक की बात करेंगे हम। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। अभी हमने पिछले वीडियो में हमने अभी कंप्लीट किया है भारत का संवैधानिक इतिहास, यानी हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक संवैधानिक इतिहास भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो एक थोड़ा सा बोरिंग टाइप का टॉपिक लगता है। लेकिन आज जो टॉपिक है बहुत एक शानदार सेशन होने वाला है आपका, यानी भारतीय संविधान की निर्माण की जो प्रक्रिया जो अपनाई गई थी, यानी भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ था उसकी हम बात करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण, इस भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने स्तर पर प्रयास हुए, उस सब की बात करेंगे हम। भारतीय संविधान का निर्माण यानी भारतीय संविधान को लेकर भारतीयों ने किस प्रकार प्रयास किया, अंग्रेजों ने किस प्रकार प्रयास किया, उसकी हम बात करेंगे। इस भारतीय संविधान को लेकर दो स्तर पर प्रयास हुए। कितने स्तर पर है? दो स्तर पर प्रयास किए गए। एक भारतीयों द्वारा किया गया प्रयास, भारतीयों द्वारा किया गया प्रयास, द्वारा किया गया प्रयास, और दूसरा प्रयास किया था अंग्रेजों ने, यानी अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रयास, अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रयास। भारतीयों ने क्या प्रयास किया, अंग्रेजों ने क्या प्रयास किया, इसको हमें पढ़ना है, दोनों को पढ़ना है। भारतीयों द्वारा किया गया प्रयास भी हमें पढ़ना है और अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रयास भी हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों, किसको पढ़ेंगे? भारतीयों ने क्या प्रयास किया उसको पढ़ेंगे। भारतीयों का प्रयास, भारतीयों ने क्या क्या प्रयास किया उसको हम पढ़ेंगे और उसकी बात करेंगे। सबसे पहले भारतीयों द्वारा किए गए प्रयास में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, किसने दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले प्रयास किया था स्वराज पत्रिका के माध्यम से। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पत्रिका के माध्यम से, स्वराज पत्रिका के माध्यम से स्वराज विधेयक की मांग की, स्वराज विधेयक की मांग की, विधेयक की मांग की। सबसे पहले भारतीयों ने स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, बाल गंगाधर तिलक ने केवल स्वराज की मांग की थी कि भारत को क्या दे दिया जाए? स्वराज दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए दोस्तों? स्वराज दे दिया जाए। तो स्वराज की मांग की थी, यानी संविधान की मांग नहीं कर रहा, केवल किसकी मांग कर रहा है? स्वराज की। 5 जनवरी 1922 को, 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, इच्छानुसार होगा। किसने कहा ये बात? महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने कहा 5 जनवरी 1922 को कि भारतीय जो संविधान है वो भारतीयों की क्या होगा? इच्छा अनुसार होगा। आपको बता दूं, इस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन 1914 में इन्हें भर्ती करने वाला एजेंट भी कहते हैं। भर्ती करने वाला एजेंट क्यों कहते हैं भर्ती करने वाला एजेंट? क्योंकि 1914 में इन्हीं के कहने पर बहुत से भारतीय सैनिक, भारतीय युवा अंग्रेजी सरकार में शामिल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें भर्ती करने वाला एजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें भर्ती करने वाला एजेंट भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की अनौपचारिक रूप से मांग महात्मा गांधी ने की थी। किसने की दोस्तों? महात्मा गांधी ने की है। किस रूप में? अनौपचारिक रूप में। किस रूप में बात की है दोस्तों? अनौपचारिक रूप से महात्मा गांधी ने बात की है। किसकी? भारतीय संविधान की। और कि भारतीय संविधान भारतीयों की कैसा होगा? इच्छा अनुसार होगा।
फिर इसके बाद में किसने प्रयास किया? तो दोस्तों इसके बाद में फिर मोतीलाल नेहरू ने प्रयास किया। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग की। मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग की तथा बर्कनहेड की चुनौती पर नवंबर 1927 में 9 सदस्यीय समिति का गठन कर नेहरू रिपोर्ट तैयार की। देखो क्या हुआ, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग की। जैसे ही उन्होंने संविधान की मांग की मोतीलाल नेहरू ने 1924 में, तब ये जो बर्कनहेड साहब थे, इस बर्कनहेड ने एक चुनौती दे दी। बोले भारतीय अगर खुद इतने सक्षम है, इतने समझदार हैं, तो भारतीय खुद का संविधान खुद लिखकर दिखाए, खुद बनाकर दिखाए। क्योंकि भारतीयों ने उस टाइम में 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन जब गठित होकर आ रहा था तब से ही उसका विरोध हो रहा था, और 3 फरवरी 1928 को जैसे ही वो आया उसको बहुत तगड़े तौर पे भारतीयों ने विरोध किया था। भारतीयों ने जब उसका विरोध किया साइमन कमीशन का, तो बर्कनहेड ने एक चुनौती दे दी, और बर्कनहेड ने चुनौती देके ये कहा कि भारतीय खुद अगर सक्षम है तो अपना खुद का संविधान बना के दिखाएं। खुद का क्या बना के दिखाएं? संविधान बना के दिखाएं। इस नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं इसे? ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ब्लूप्रिंट यानी कि नीलपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? नीलपत्र कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट जो है इसे भारतीय संविधान का नीलपत्र कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्योंकि देखो, आपने कभी टेस्ट वेस्ट दिया होगा, और आपने टेस्ट वेस्ट देते हो आप, उसमें आपने डेस्क वर्क ली होगी, और डेस्क वर्क में आप जो देखते हो, आप एक 10वीं में आपने 10वीं में 12वीं में डेस्क वर्क खरीदी होगी। उस 10वीं 12वीं में आपने उस डेस्क वर्क के पहले पेज पर आपने एक खाका देखा होगा कि बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसे आएगा, उसकी रूपरेखा एक खाका बनाया हुआ था कि कितने छोटे क्वेश्चन आएंगे, कितने बड़े आएंगे, कितने लघुरात्मक अति लघुरात्मक आएंगे, कौन से इकाई में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। तो वो जो आपने खाका देखा था उसे उस पेपर का ब्लूप्रिंट कहते हैं। उसी प्रकार भारतीय संविधान कैसा बनेगा उसका ब्लूप्रिंट नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट की बहुत सी बातें थी, चाहे आरक्षण की बात ले लो, चाहे आप इसमें से और भी कई प्रकार की बातें थी जिसको हमने हूबहू किसमें शामिल किया? अपने संविधान में शामिल किया। कहां पे शामिल किया दोस्तों? अपने संविधान में शामिल किया। तो इसी नेहरू रिपोर्ट में देखो क्या क्या थी। जैसे केंद्र का पूर्ण उत्तरदायी सरकार के बारे में था, औपनिवेशिक स्वराज के बारे में था, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना के बारे में था, यहां तक कि आपके मौलिक अधिकारों के बारे में भी था। तो उसी बातों को हमने बाद में शामिल भी किया, इसलिए इसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। दूसरी बात, यह नेहरू रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद में कब रखी गई? ब्रिटेन की संसद में। तो ब्रिटेन की संसद में 10 अगस्त 1928 को रखी गई। 10 अगस्त 1928 को क्या करी गई? रखी गई थी। यानी नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटेन संसद में बना के कब रखा गया? 10 अगस्त 1928 को रखा गया। फिर इसके बाद में मैं बात करूं मार्च 1929 की, मैं बात करूं कि इसके बाद में ऐसा क्या हुआ। तो मार्च 1929 में 29 मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम रखे। 14 सूत्री कार्यक्रम रखे तथा
अलग से पाकिस्तान की मांग की, अलग से पाकिस्तान की मांग की, पाकिस्तान की मांग की कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। तो उन्होंने 29 मार्च 1929 को अपने 14 सूत्री क्या रखे, कार्यक्रम रखे, और उन 14 सूत्री मांग के आधार पर उन्होंने अलग से क्या की, पाकिस्तान की मांग की। यानी इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में उसने ऐसा कदम उठाया था। किसके विरोध में? इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। इसके बाद में हम बात करें 1934 में, इसके बाद में कब की बात करते हैं दोस्तों? 1934 की बात करते हैं। 1934 में एम एन रॉय ने सर्वप्रथम औपचारिक व व्यक्तिगत रूप से, औपचारिक व व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग की, संविधान की मांग की। किसने मांग की दोस्तों? एम एन रॉय ने। 1934 में एम एन रॉय ने सर्वप्रथम औपचारिक व व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग की। औपचारिक रूप से संविधान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था एम एन रॉय। कौन था दोस्तों? एम एन रॉय था, मानवेंद्र नाथ रॉय। इसके बाद 1935 में, 1935 में मैं बात करूं, 1935 में कांग्रेस ने संविधान की मांग की, संविधान की मांग की। अब तक कांग्रेस संविधान की मांग नहीं कर रही थी, लेकिन 1935 में उन्होंने भी संविधान की मांग की, 1935 में। और उन्होंने संविधान की मांग करते हुए 2 अधिवेशन किए। इन्होंने 2 अधिवेशन किए। एक तो किया उन्होंने लखनऊ में, लखनऊ कहां है? यूपी में। लखनऊ कहां है? यूपी में, 1936 में। और दूसरा उन्होंने किया फैजपुर में। दूसरा कहां किया उन्होंने? फैजपुर में। और फिर फैजपुर कहां है? महाराष्ट्र में, 1937। दोनों ही अधिवेशनों की अध्यक्षता जो की थी, दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। दोनों ही अधिवेशनों पर भारत की जो संविधान थे, उस संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला गया दोनों ही अधिवेशनों में। और दोनों ही अधिवेशनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोनों ही अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, दोनों ही अधिवेशनों की अध्यक्षता। और दोनों ही अधिवेशनों में हमारे संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस फैजपुर वाले के बारे में क्वेश्चन आता है। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, जो गांव में क्या हुआ था? गांव में संपन्न हुआ था। कांग्रेस का एकमात्र वो कौन सा अधिवेशन है जो गांव में संपन्न हुआ था? वो है फैजपुर महाराष्ट्र। कौन सा है? फैजपुर महाराष्ट्र कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन है जो कि किस में संपन्न हुआ था? गांव में संपन्न हुआ था। ये भी याद रखना। कौन से वाला? फैजपुर महाराष्ट्र वाला। इसके बाद में मैं बात करूं, इसके बाद में किसने मांग की? तो इसके बाद में जो मांग की वो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग की। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। बोले संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ही थोड़ा सा एक घटनाक्रम और हुआ था 1937 में। 1937 के
प्रांतीय चुनाव में 1937 के प्रांतीय चुनावों में 1937 में चुनाव हुए थे और उन प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 5 प्रांतों में तो अपने पूर्ण बहुमत से और बाकी और प्रांतों में यानी कि लगभग ये मानो आप 8 प्रांतों में उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। 8 प्रांतों में क्या किए थे? 1937 के प्रांतीय चुनाव में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी। 8 प्रांतों में कांग्रेस की क्या थी? कांग्रेस की सरकार थी, सरकार थी। लेकिन उसने इस्तीफा दे दिया। उस सरकार ने इस्तीफा देने के पीछे के 2 कारण थे। उस सरकार ने इस्तीफा क्यों दिया, उसके पीछे कारण थे। एक तो कांग्रेस की बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करना और दूसरी स्वतंत्रता के मांग की उपेक्षा करना। यानी कि निम्न कारणों के कारण कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। जो 8 प्रांतों में सरकार थी उसने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। पहला तो कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल, कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा। और दूसरा कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा करना। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपना इस्तीफा दे दिया 8 प्रांतों में। इसके बाद 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। बनती कम थी भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के और इनके कांग्रेस के नेताओं के बीच में कम बनती थी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने क्या किया। अब बोलता मुस्लिम लीग तो क्या करती भाई, मुस्लिम लीग को तो मजा आ गया कि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। अब कांग्रेस ने जैसे इस्तीफा दिया मुस्लिम लीग खुश हो गई और उसने मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? मुक्ति दिवस। तो ये था भारतीयों द्वारा जो किया गया प्रयास था, उस भारतीयों द्वारा किए गए प्रयास की कुछ झलक थी जो कि हमने देखी है। अब इसके बाद अंग्रेजों ने क्या क्या प्रयास किया, यानी अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रयास। अब पढ़ेंगे हम किसका? अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रयास। दूसरा प्रयास पढ़ेंगे हम, अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रयास। अंग्रेजों ने क्या क्या प्रयास किया उसकी बात करते हैं। देखो, अंग्रेजों ने सबसे पहले प्रयास किया, एक प्रस्ताव रखा, अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव रखा? अगस्त प्रस्ताव। अब इस अगस्त प्रस्ताव में क्या किया था ऐसा उन्होंने? देखो, 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव। किसके द्वारा? तत्कालीन वायसराय द्वारा, लिनलिथगो द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया और जिसमें यह कहा गया, जिसमें क्या कहा गया? जिसमें यह कहा गया
जिसमें यह कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुख्यतः भारतीय लोगों को मिलाकर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संविधान सभा का गठन किया जाएगा, मुख्यतः भारतीय लोगों को मिलाकर। अब मुख्यतः भारतीय लोगों को मिलाकर की बात की गई तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कहा मुख्यतः क्यों, केवल भारतीय लोगों को मिलाकर भी तो गठित कर सकते हो। तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हुए इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की और पूछा जाता है प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? फिर द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। ये भी याद रखना, इसे क्या कहते हैं भाई? इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। तो अंग्रेजों का जो पहला प्रयास था, वो पहला प्रयास था कौन सा प्रयास? अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में ये बात रखी गई, भारतीयों को ये कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारतीयों ने कहा भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? पर पहले भी तो कर सकते हो आप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? तो भारतीयों की इस बात को नहीं माना गया। जब भारतीयों की इस बात को नहीं माना गया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। और भारतीयों ने इसका विरोध करते हुए ये कहा, कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र में एक आश्रम पड़ता है पवनार आश्रम, उस पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। और उस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हुए प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसी प्रस्ताव को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने दूसरा प्रयास किया और उन्होंने दूसरा प्रयास किया क्रिप्स मिशन भेजकर। क्रिप्स मिशन, आपको पता है दोस्तों, जब किसी भी देश को युद्ध में शामिल किया जाता है ना, जब कोई देश युद्ध में शामिल होता है या तो उस देश के प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। और सबसे ज्यादा जब प्रेशर होता है तो उस देश के प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। तो हुआ क्या इसमें, क्रिप्स मिशन के दौरान जो ब्रिटेन के पीएम थे, इस टाइम ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो ब्रिटेन के पीएम थे दोस्तों विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। इस टाइम ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे। कौन सी पार्टी से थे? कंजर्वेटिव पार्टी से थे।
कंजर्वेटिव पार्टी से थे कौन? विंस्टन चर्चिल। तो ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल ने, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे, उन्होंने क्रिप्स मिशन के दौरान क्या हुआ ऐसा, इन्होंने अपना एक युद्ध प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य को भारत भेजा, क्योंकि भारत मानने को तैयार नहीं था किसी भी हालत में। बोले नहीं, विश्व युद्ध के बाद नहीं, पहले करो, हमें तो पहले चाहिए, युद्ध में साथ हम तब देंगे जब हमें आजाद कर दो। तो भारतीयों को समझाने के लिए एक मिशन भेजता है, इस क्रिप्स मिशन, और इस क्रिप्स मिशन को लेकर कौन आता है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आता है। कौन लेके आता है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स लेकर आता है। क्रिप्स मिशन को लेके कौन आया? सर स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आया। कितनी तारीख को आता है ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स? तो ये मिशन जो आता है ये कितनी तारीख को आता है दोस्तों? तो ये आता है 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 को ये मिशन भारत आता है। और इस मिशन में क्या बात रखी गई? इस मिशन में ये कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और उस संविधान सभा में संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के, इसमें भी यही बात रखी गई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों व देसी रियासतों का मिलना ऐच्छिक होगा। देसी रियासतों का मिलना ऐच्छिक होगा। इनका मिलना कैसा होगा? ऐच्छिक होगा। बोले देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत मिलकर इनका मिलना ऐच्छिक होगा। और इनका मिलना ऐच्छिक होगा तो इन्होंने कहा कि यह बात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित की जाएगी। अब इस बात का भी विरोध किया। बोले ऐसा क्यों? देखो, ब्रिटिश प्रांत तो खुद क्यों मिलना चाहेंगे भाई? ब्रिटिश प्रांत खुद नहीं मिलना चाहेंगे। दूसरी बात कि देसी रियासतें लास्ट तक मिलना नहीं चाहती थी, तो देसी रियासतें भी मिलना नहीं चाहती और ब्रिटिश प्रांत भी मिलना नहीं चाहते। तो ये क्या था? एक तरह से भारत का विखंडन का विचार था। और विखंडन का विचार था तो इसकी आलोचना की गई। इस मिशन की क्या की गई? आलोचना। और इस मिशन की आलोचना करते हुए किसने क्या क्या कहा उसकी बात करें तो इस मिशन की आलोचना करते हुए गांधी जी ने क्या बताया? इसे मिशन की आलोचना की तो गांधी जी ने इसको बताया, क्या बताया? गांधी जी ने इसको संज्ञा दी पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक। उत्तर दिनांकित चेक कि यह एक ऐसा चेक है जिसकी तारीख ही निकल चुकी है। नेहरू जी ने इसे क्या बताया? नेहरू जी ने दोस्तों इसको बताया टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कि ये टूटे हुए बैंक का क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। इसके अलावा और किसने क्या क्या बताया? जैसे पट्टाभी सीतारामैया ने, पट्टाभी सीतारामैया ने इसको क्या बताया दोस्तों? पट्टाभी सीतारामैया ने इसकी बुराई करते हुए कहा अगस्त प्रस्ताव का संशोधित संस्करण। अगस्त प्रस्ताव का क्या बताया? इसे संशोधित संस्करण मात्र बताया। बोले अगस्त प्रस्ताव में जो बात थी वो कि वो संशोधित होकर इसमें रख दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने क्या बताया? इसे कांग्रेस ने इसे बताया पाक जीवाणु युक्त।
पाक जीवाणु युक्त। बोले इस मिशन में तो ये जो क्रिप्स मिशन आया है इसमें तो जीवाणु ही जीवाणु भरे हैं। क्या भरे हैं इसमें? जीवाणु ही जीवाणु भरे हैं, यानी कि वो शुद्ध जीवाणुओं से भरा हुआ है। ये तो किससे भरा हुआ है भाई? शुद्ध जीवाणुओं से भरा हुआ मिशन है। कौन सा? क्रिप्स मिशन। इसकी बुराइयां की गई। अब इसकी बुराइयां करने के बाद आंदोलन हुआ एक, और इस मिशन के विरोध करते एक आंदोलन होता है, और उस आंदोलन का नाम क्या है दोस्तों? उस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। उस आंदोलन का नाम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि जब अंग्रेजों ने मांग नहीं मानी हमारी, तो भारत छोड़ो आंदोलन किया गया 1942 में। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी छोटी सी बात भारत छोड़ो आंदोलन की। ये भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? क्रिप्स मिशन का विरोध करते हुए 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस की एक बैठक हुई। क्रिप्स मिशन का विरोध करते हुए 14 जुलाई 1942 को वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में ही पड़ता है वर्धा। महाराष्ट्र में वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। कौन सा प्रस्ताव? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। कब? वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की जो बैठक हुई उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया। और इस प्रस्ताव का अनुमोदन जो किया गया वो ग्वालियर टैंक मैदान में किया गया था। यह प्रस्ताव रखा गया, यानी पारित किया गया। इसको पारित कर देते हैं। प्रस्ताव पारित किया गया। फिर 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर के टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में इसका अनुमोदन किया गया। क्या किया गया? इसका अनुमोदन किया गया। फिर 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन की क्या हुई? की शुरुआत हुई। कौन से आंदोलन की? भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, नोट लगा के लिख लेना वो बात भी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ऐतिहासिक नारा करो या मरो दिया था। करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। फिर इसके बाद में दोस्तों, नेक्स्ट तीसरा जो इनका प्रयास किया गया था उसे कहते हैं वेवेल प्रस्ताव। क्या कहते हैं? वेवेल प्रस्ताव कहते हैं। वेवेल प्रस्ताव क्या है इसकी बात करते हैं।
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा 14 जून 1945 को यह प्रस्ताव रखा गया। कौन सा प्रस्ताव? वेवेल प्रस्ताव। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल था, उसके द्वारा 14 जून 1947 को यह प्रस्ताव रखा गया, जिसे वेवेल प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव में क्या किया गया? इस प्रस्ताव में जो बात रखी गई वो ये थी, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था इस टाइम खत्म। भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उस संविधान सभा का जो गठन होगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें हिंदू व मुसलमानों की बराबर संख्या में कार्यकारिणी समिति का गठन होगा। कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा। इस बात को लेकर दोनों ही दलों ने विरोध किया। कांग्रेस ने भी विरोध किया इस बात का और भारतीयों ने भी इसका क्या किया, वो मुस्लिम लीग ने भी इस बात का विरोध किया। मुस्लिम लीग किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से कम नहीं चाहती थी और कांग्रेस किसी भी कीमत पर यह बात मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारतीयों को शामिल किया जाएगा, ये बात कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे धर्म के आधार पर भेदभाव करते हुए बात नहीं कर सकते। फिर इनको मनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने एक सम्मेलन बुलाया। लॉर्ड वेवेल ने सभी दलों को मिलाने के लिए एक सम्मेलन बनाया। कौन सा? शिमला सम्मेलन। एक सम्मेलन बुलाया, शिमला सम्मेलन। एक सर्वदलीय बैठक बुलाएगी, शिमला सम्मेलन बुलाया गया, जो कि 25 जून 1945 से लेकर 14 जुलाई 1945 तक शिमला में एक क्या हुई? सर्वदलीय बैठक हुई। क्या हुई? सर्वदलीय बैठक हुई। शिमला में एक सर्वदलीय क्या हुई दोस्तों? शिमला में एक सर्वदलीय बैठक हुई और इस सर्वदलीय बैठक की जो अध्यक्षता की थी, इस बैठक की क्या की? अध्यक्षता की थी। वो अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? इसकी अध्यक्षता लॉर्ड वेवेल ने की थी। लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जो कि क्या रही? असफल रही। क्या रही? असफल रही। क्यों असफल रही दोस्तों? असफल रहने का पीछे कारण है कि दलों के मध्य जो प्रतिनिधि मंडल जो था, उनके मध्य किसी भी प्रकार से क्या नहीं हुआ? समझौता नहीं हुआ। गांधी जी ने तो इस सम्मेलन में भाग लिया नहीं था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आजाद जी गए थे। मुस्लिम लीग जो होती थी, उसने ये कहा कि भाई जो मुस्लिमों को चयन जो किया जाएगा, वो मुस्लिम सदस्यों का चयन केवल मुस्लिम लीग करे। कांग्रेस को यह किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था और मुस्लिम लीग पाकिस्तान पर अड़ी रही। इस तरह यह सर्वदलीय बैठक क्या रही? असफल रही। जब यह सर्वदलीय बैठक असफल रही तो फिर एक नया मिशन भारत भेजना पड़ा, जिस मिशन की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो मिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है, कैबिनेट मिशन। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।